चलिए शुरू करते हैं। क्या चल रहा था बताएंगे आप लोग? हाँ, वर्क पावर एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी। वर्क हमने कर लिया था, एनर्जी चल रहा था। ठीक है, एनर्जी चल रहा था। अभी आप सही बिल्कुल सटीक स्थान पर आप लोग बैठे हुए हैं। बिखरे हुए बैठते हैं तो पता ही नहीं चलता, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दूर दूर, कोई यहाँ कोई यहाँ कोई वहाँ। अभी सही है। वर्क पावर एनर्जी, तो हम चल रहे थे एनर्जी में। एनर्जी क्या कहलाता है बताइए? एनर्जी तो चल रहा था, एनर्जी चल रहा था ना। एनर्जी को क्या बोलते हैं? ऊर्जा। और ऊर्जा को डिफाइन कैसे किया जाता है? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता, ये क्या कहलाती है? कम इन कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। और आप जानते हैं कि एनर्जी ट्रांसफॉर्म होता है। एनर्जी जो है एक रूप से दूसरे रूप में जाता है। जब हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो प्रिंसिपल है, थियरी है, बताएंगे तो उसमें बताएंगे। एनर्जी के कई रूप होते हैं, मैंने आपसे बताया था, जिसमें से मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक, मतलब ये तो इसी का पार्ट है, मैकेनिकल एनर्जी, फिर मास एनर्जी, फिर मैंने सोलर एनर्जी की बात करी थी, न्यूक्लियर एनर्जी की बात करी थी हमने, फिर इसमें क्या होता है? एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, साउंड एनर्जी, क्या है? साउंड एनर्जी। और साउंड के बाद और क्या है? हीट एनर्जी। इन तमाम एनर्जी के बारे में हमने जिक्र कर लिया था। हाँ, ये हम अभी जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि हमने बताया था आपसे कि जो मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी जो है ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को मिला के होता है। जब हम बात करेंगे मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा की, किसकी? यांत्रिक की। तो ये यांत्रिक कैसे होगा? गतिज और प्लस स्थैतिक, ये दोनों ऊर्जा जब मिलेंगी तो क्या होगा? मैकेनिकल एनर्जी। हम काइनेटिक एनर्जी पढ़ रहे थे। काइनेटिक एनर्जी पे हमने कल कुछ बताया भी था आपसे, एक बहुत बढ़िया कंसेप्चुअल प्रश्न भी आपसे करवाया था कल, याद है आपको? मैंने प्रश्न क्या किया था? मैंने प्रश्न किया था, अभी चल रहा है काइनेटिक एनर्जी। क्या चल रहा है? काइनेटिक एनर्जी। हम अभी रिवाइज कर रहे थे कि कैसे कैसे ये फॉर्म, अभी आज का क्लास किस बेस पे चल रहा है। तो आज का क्लास जो पहुंचा है वो मैकेनिकल एनर्जी को बताते हुए काइनेटिक एनर्जी पे चल रहा था। किस पे चल रहा था? काइनेटिक एनर्जी पे। तो हमारा आज का जो बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है वो है काइनेटिक एनर्जी। यही चल रहा था, ठीक है, और यहीं से हम आगे बढ़ेंगे। काइनेटिक एनर्जी उस वस्तु में होता है जो मोशन में होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी होगा। मोशन के वजह से अगर किसी वस्तु में कोई एनर्जी आता है मोशन के वजह से, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, तब अगर उसमें कुछ ऊर्जा आता है तो उस ऊर्जा को क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला हमने सीखा था वो होता है 1/2 mv²। और इसमें हमने कहा था कि जो m है वो है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और जो v है वो क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। मैंने एक
क्वेश्चन किया था कल, प्रश्न किया था कि यदि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास डिफरेंट हो, कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, मैंने कहा था कि इसका मास जो है वो डिफरेंट है। दो ऑब्जेक्ट हैं, इसके मास क्या है, डिफरेंट है। इसका पोटेंस जो मोमेंटम है क्या है, मोमेंटम है वो सेम है। तो हमने पूछा था कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, यही तो पूछा था। तो प्रश्न क्या था कि दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु का मोमेंटम संवेग स्थिर हो, सेम हो, तो बताइए कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। जिसका द्रव्यमान ज्यादा है उसमें ज्यादा होगा, या जिसका द्रव्यमान कम है उसमें ज्यादा होगा, या ये सीख लिया था ना आपने। अब मैं थोड़ा बदलाव कर देता हूं, ठीक है। अब मैं करता हूं कि डिफरेंट मास है जरूर, लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी इस बार क्या है, सेम है। इस बार क्या सेम है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है दोनों का। अब इस बार आपको बताना है कि जो मोमेंटम है, मोमेंटम ही बता चुके थे हम कल, मोमेंटम बता चुके थे। मोमेंटम होता है मास इंटू वेग, वेलोसिटी, द्रव्यमान गुने वेग, ये होता है मोमेंटम। मोमेंटम बताता है कि कोई भी वस्तु या ऑब्जेक्ट कितना गति में है, उसका क्वांटिफाई करता है, मात्रा में, कितनी मात्रा में मोशन में है, यही मैंने बताया था। तो और फिर रिलेशन भी बता दिया था, किसका किसका रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन और मोमेंटम का रिलेशन, और कमिंग उसी रिलेशन के बेस पर यह सवाल हमने किया था। क्या इतनी बात समझ में आई थी कल। अब मुझे बताइए कि यदि मास अलग अलग हो, काइनेटिक एनर्जी सेम हो, तो पोटेंशियल बता दीजिए। पोटेंशियल, सॉरी, P मतलब संवेग। संवेग क्या होगा। क्या मैं पूरा प्रश्न लिखूं, जैसे परीक्षा में पूछा गया था वही प्रश्न लिख दूं डायरेक्ट, या समझ गए कि जो परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था वो क्या था। तब तो मैंने काइनेटिक एनर्जी पूछा था, अभी क्या पूछ रहा हूं, संवेग क्या होगा। मतलब जो ऑब्जेक्ट ज्यादा, जिसमें ज्यादा द्रव्यमान है उसका संवेग ज्यादा होगा, या जिसमें कम द्रव्यमान है, मास है, उसका संवेग ज्यादा होगा। हाँ बोलिए। जिसमें द्रव्यमान ज्यादा होगा संवेग उसका ज्यादा होगा, यही ना। ला आपने सोचा कि जब क्वांटिटी बताता है तो मास ज्यादा होगा तो बता देते हैं मास ज्यादा, मतलब कि उसमें संवेग ज्यादा। आप ये देखें कि काइनेटिक एनर्जी सेम है तो भी होगा, मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल वही काम करना है जो मैंने पीछे किया था, बस थोड़ा सा इस पे ध्यान देना है। आप मुझे बताइए कि काइनेटिक एनर्जी दोनों के रिलेशन में क्या होता है। P² इक्वल टू 2m होता है क्या। काइनेटिक एनर्जी, ये कौन सा काइनेटिक एनर्जी बता रहा हूं, जब मोमेंटम यानी कि संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध बना देते हैं तो जो फॉर्मूला मिलता है काइनेटिक एनर्जी का वो क्या मिलता है, P²/2m। कल के क्लास में ये बताया था, ये ठीक ठाक कॉन्सेप्ट में आता है। इसमें क्या करेंगे, देखिए अब हमें काइनेटिक एनर्जी तो सेम है, यहां से अब पूछ रहे ये मोमेंटम, तो हम मोमेंटम वाले पार्ट को इधर अगर कर लें, मान लीजिए कि P² हम ऐसे कर लेते हैं, तो क्या ये ऐसे हो सकता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो 2m के बराबर होगा, ऐसे हो सकता है। सभी लोग बताइए, ये सामान्य कैलकुलेशन है, क्योंकि इसमें मोमेंटम पूछ रहा है इसलिए हमने मोमेंटम को बाहर ले लिया। अभी जो P है P², अब देखिए काइनेटिक एनर्जी दोनों के लिए सेम है क्या, कांस्टेंट है, और यहां 2 कांस्टेंट है। तो जब भी इक्वालिटी के राइट हैंड में कांस्टेंट को हटा देते हैं तो इक्वल वाला साइन किस में बदल जाता है, यानी कि हम काइनेटिक
और 2 ये दोनों कांस्टेंट हैं, हटा दें, बोलिए हटा दें, तो हटाएंगे तो इक्वलिटी साइन किस में बदल जाएगा? अब क्या बच जाएगा यहां पे? इसमें अभी क्या निकला कि भैया अगर हम मास ज्यादा लेंगे तो ये क्या होगा? बढ़ेगा, यानी कि भारी जो द्रव्यमान वाला ऑब्जेक्ट होगा उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अभी समझ में आया कॉन्सेप्ट? क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ईमानदारी से बताइएगा। ये प्रश्न को याद करके जाने से कोई फायदा नहीं है। जब भी दोनों के रिलेशन में जब भी प्रश्न पूछेगा तो इतना ध्यान रखिएगा कि काइनेटिक एनर्जी और संवेग के बीच में जो रिलेशन मास्टर ने बताया था उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसी पे बनेगा। अब इस पे ट्विस्ट भी करे तो आप खेल जाइएगा, निकल जाइएगा इसमें से। कुछ भी चेंज करने की कोशिश करे, बोलेगा कि मास सेम है, बताओ मास सेम बोल देगा, बोलेगा काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल मतलब मोमेंटम क्या होगा, तो बना सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हैं, नहीं कर सकते? चलिए, इतना क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी पे चलने इससे पहले इसका उदाहरण देख लेते हैं। किसका उदाहरण? काइनेटिक एनर्जी का एग्जाम्पल। क्या क्या हो सकता है काइनेटिक एनर्जी का एग्जाम्पल? अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का जो एग्जाम्पल है ना, वो एग्जाम्पल पूछा गया है। जैसे एक बार प्रश्न था कि रनवे पर एरोप्लेन का चलना किसका उदाहरण है, बताइए। रनवे पर एरोप्लेन चल रही है, रनवे पर एरोप्लेन चल रही है, तो किस एनर्जी, मतलब इसमें एनर्जी होगा कुछ, तो कौन सा एनर्जी होगा इसमें? ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी होगा। तो ये एग्जाम्पल आपको ध्यान होना चाहिए कि अगर रनवे पर एरोप्लेन चल रही है तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? एक और एग्जाम्पल देखिए, चलती हुई बस या ट्रेन, ये किसका उदाहरण है? चलती हुई बस या ट्रेन, ये किसका उदाहरण है? ये भी गतिज ऊर्जा, ठीक है। दौड़ता हुआ बालक, दौड़ता हुआ लड़का या कोई भी, या दौड़ता हुआ लड़का ही नहीं, दौड़ता हुआ बालक या बालिका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति अगर दौड़ रहा है तो उसमें कौन सा एनर्जी आ जाएगा? गतिज ऊर्जा आ जाएगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही है बातें? चलिए, मतलब काइनेटिक एनर्जी, अच्छा अभी ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का भी बहुत सारे एग्जांपल पूछा गया है तो वो भी लिखवाऊंगा और फिर आपसे पूछूंगा कि बताइए कि काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी का क्या एग्जांपल हुआ, ठीक है। पहले मैं पोटेंशियल एनर्जी आपको पढ़ा दूं, हैं? हाँ हाँ, ये तो बढ़िया बात है, यही पढ़ा रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाएंगे तो उसमें सीखेंगे, ठीक है। हैं? नहीं, वो काइनेटिक नहीं होगा। सोचो, बांध पे आपने पानी स्टोर किया था ना, स्टोर किया है, मोशन में नहीं है। हाँ, तो अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अभी बता रहे हैं, फिर आपको एग्जांपल वो बताएंगे। बहुत सामान्य क्वेश्चन है ये, मैंने बताया भी था। हवाओं में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। हवाओं में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। हवा बहती है ना, हवा रुकती नहीं है, रुकेगी तो खत्म, चलते रहती है हवा, ठीक है। इसी बेस पे कंसेप्ट दिया था न्यूटन ने। न्यूटन ने कहा था कि लाइट क्या है? अरे भाई, ये तो सोर्स ऑफ एनर्जी तो है ही। लाइट को मॉलिक्यूल बताया था न्यूटन ने। क्या बोला था? मॉलिक्यूल, कण, कणिकाएं,
और इस बात को साबित किसने किया कि यह कणिका है? जैसे ही न्यूटन ने कहा कि लाइट एक मॉलिक्यूल्स है, एक बहुत शानदार व्यक्ति थे उसी टाइम के सबसे बड़े धुरंधर फिजिक्स के आइंस्टीन, वो इस बात पे सर्च करने में लगे कि बात सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, और फिर 1905 में साबित भी कर दिया कि लाइट क्या है? मॉलिक्यूल ही है। और कौन सा ये व्याख्या किया, कौन सा एक्सप्लेनेशन किया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसको 1920 और 21 में क्या मिला उसको? 21 में नोबेल पुरस्कार, जिसको प्रकाश वैद्युति प्रभाव बोलते हैं। फिर एक वैज्ञानिक आ गया जिसका नाम था हाइजेन, उसने कहा कि जो लाइट है वो वेव है, तरंग है। फिर एक और वैज्ञानिक आया जिसका नाम है यंग, उसने कहा कि जब ये बोल रहा है तो खेला बात नहीं है, ये भी विद्वान आदमी है, इस पे सर्च किया और उसने प्रूफ कर दिया क्या? कि लाइट क्या है? वेव है। फिर नई फिजिक्स में एक अवधारणा बनी कि लाइट क्या है? वेव भी है और मॉलिक्यूल्स भी है। ठीक है, और ये जो एनर्जी है और लाइट सीधी रेखा में गमन करती है, ये बताया था यूक्लिड ने लगभग 300 बीसी पहले, जिसने परावर्तन के नियम को बताया था। इसीलिए बेटा हवा क्या है? गतिज ऊर्जा है। कोई भी मॉलिक्यूल स्थिर नहीं रहती है, हवा है तो गति में है। इसलिए हवा में कौन सी गति? ऊर्जा कौन सी? गतिज ऊर्जा। ठीक है, अब एक चीज पे इतना कॉन्सेप्ट अब याद रखना, ये प्रकाश का वेग का स्पीड किसने बताया? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसने बोला था? स्क्वायर नहीं, पर सेकेंड। किसने खोजा था ये कि इतना स्पीड चल रहा है? रोमर ने। किसने? रोमर ने। तो लाइट में बहुत बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट पढ़ेंगे और उसमें थोड़ा हवा के बारे में भी जिक्र होगा, क्योंकि हवा में मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, ये लाइट की बात है। अभी आ जाए, कम बैक टू द पॉइंट। और कुछ पूछना है जी? खोजिएगा फिर पूछिएगा। ठहर जाओ थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं फिर ये बताएंगे। समझ गए कौन सा प्रश्न तुम पूछ रहे हो? अभी चलें, थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लें। चलिए, अब हमारा हेडिंग क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। चलिए, हंसी अच्छी बात है, चेहरा पे चमक होती है, हंसने से तनाव कम होता है, लेकिन बिना बात के नहीं। क्या क्या कुछ बोल रही थी? ये चीटिंग करके हंस रहे थे। चलिए कोई बात, ये चीटिंग नहीं है, आप अपने सहूलियत के हिसाब से बैठ रही हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी जो स्थैतिक ऊर्जा है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? इसको हिंदी में बोलेंगे स्थैतिक। स्थैतिक ऊर्जा क्या बोलेंगे? स्थैतिक ऊर्जा। ये अपने पोजीशन, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने स्थिति के कारण जो ऊर्जा गेन करता है, स्टोर होता है, किसी, मैं इंग्लिश में भी बोलूंगा, किसी वस्तु के स्थिति के कारण, उसके स्थिति मतलब पोजीशन के कारण, उसका सिचुएशन जो है उसके कारण उसमें ऊर्जा स्टोर हो जाता है। तो किसी वस्तु के स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होता है, जो ऊर्जा उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी या स्थैतिक। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन के कारण, स्थिति, वो कहां रखा गया है, इसके कारण अगर उसमें ऊर्जा है तो उस ऊर्जा को क्या बोलते हैं? स्थैतिक ऊर्जा। मतलब स्थिति या वो स्टेबिलिटी में कहीं से अपना ऊर्जा स्टोर कर ले। जैसे इसको समझने के लिए हम कहते हैं, मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है,
कोई ऑब्जेक्ट जब मैं बोलूं तो आप समझ लीजिएगा कि कोई वस्तु है। कोई ऑब्जेक्ट का मास m है, कोई ऑब्जेक्ट है और उसका मास m है, और ये ऑब्जेक्ट जो है h डिस्टेंस के ऊपर रखा है, हाइट पे रखा गया है। किस पे? पृथ्वी से ऊंचा, पृथ्वी पे नहीं, हाइट पे। और यह मास, ये जो मास है ऑब्जेक्ट का, ये ऑब्जेक्ट जो है h डिस्टेंस पर जमीन से या अर्थ से है रखा गया है। तो स्थिति इसका क्या है? h हाइट पे रखा गया, यही ना स्थिति है इसका। किस पे रखा गया है? h हाइट पे। तब इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी लगेगा वो लगेगा, क्योंकि ये जो मैंने लैंग्वेज लिखा है इसका क्या मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट है और वो अपने स्थिति में क्या है, h हाइट पे ऊपर रखा गया है। तो जब चूंकि कोई ऊपर ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो पृथ्वी उस पर क्या लगाती है? एक बल लगाती है, ग्रेविटेशन लगाती है ना। तो उस ग्रेविटेशन के कारण इसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाएगा। उस एनर्जी को क्या बोलेंगे? स्टैटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, स्थैतिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा? mgh, ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। हमेशा पोटेंशियल एनर्जी के लिए उसका पोजीशन देखना पड़ेगा कि क्या उस पोजीशन में है जिस पोजीशन में एनर्जी को स्टोर कर रहा है। पानी की टंकी का ऊपर होना, इस पे वही कंसेप्ट है कि ये पोटेंशियल बना के रखता है। कोई व्यक्ति कम बोलता है, इसका मतलब है कि उसमें वो पोटेंशियल है कि जब भी बोलेगा बढ़िया बोलेगा। बहुत ज्यादा बोलने वाले बहुत प्रभावशाली नहीं बोल सकते। मेरे कहने का मतलब है कि अगर गुलेल को खींच के रख रहे हैं तो गुलेल ने कुछ एनर्जी को स्टोर कर लिया है, उसका पोजीशन है कि वो तना हुआ है। पानी की टंकी ऊपर इसलिए रखी जाती है कि जब आप टैब खोलेंगे तो प्रेशर में पानी गिरेगा, एक फोर्स में पानी गिरेगा। जमीन पे टंकी रख के देखिए ना, नहीं गिरेगा पानी, कम गिरेगा। पानी अपने हाइट के बराबर ही दे सकता है बस, लेकिन जितना हाइट पे रखिएगा ऊपर छत पे, इसीलिए तो रखा जाता है क्योंकि उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, इकट्ठा हो जाए। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जब भी पोटेंशियल एनर्जी हम पढ़ते हैं तो किसी हाइट पे किसी वस्तु को रखा जाता है या उस स्थिति में रखा जाता है कि वो कुछ एनर्जी गेन कर ले। जैसे आपने कहा था कि बांध में जब हम पानी स्टोर करते हैं, बैराज में जब हम पानी स्टोर करते हैं तो एनर्जी स्टोर करता है, क्योंकि जब अचानक खोलेंगे तो उससे टरबाइन चला सकते हैं आप। तो वो है स्थितिक, ये क्या बोलते हैं, स्थैतिक ऊर्जा, जिसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। चाबी वाला खिलौना देखे हैं आप? चाबी दे दिया यानी कि उसमें की एनर्जी स्टोर कर दिया आपने, छोड़ोगे अपने आप मोशन में आ जाएगा। हाँ, तो इस तरह के सारे एग्जाम्पल किस में आएंगे? पोटेंशियल एनर्जी में। तो मैं कुछ एग्जाम्पल लिखवा देता हूं, कुछ उदाहरण, क्योंकि उदाहरण भी पूछे गए हैं, पोटेंशियल एनर्जी के उदाहरण भी पूछे गए हैं। जैसे बादल का मडराना, मतलब बादल अगर आसमान में है तो वो कौन सा है, मतलब किस एनर्जी का उदाहरण है बादल? अरे आसमान में बादल होता है ना, बताइए। स्थैतिक, क्योंकि बारिश के पानी को रखा है। अच्छा, बादल का गिरना यानी कि जब वो वर्षा के फॉर्म में आ जाती है जमीन पे तो वो क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में बदलना हो जाता है। तो एक बार पूछा भी गया था कि बारिश की बूंद किस एनर्जी को किस में तब्दील करता है? तो बारिश की जो बूंद है, बारिश जब गिरती है जमीन पे तो पोटेंशियल एनर्जी को किस में बदल दिया? काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि वो पहले स्थिर था, अब क्या हो गया? गति में हो गया। कोई दिक्कत? ठीक है, तो उदाहरण लिखवाएं इसके, पोटेंशियल एनर्जी का कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए। चलिए आप ही बताइएगा। हाथ में कोई बालक पत्थर लिया है, वो किसका उदाहरण होगा? मान लीजिए कि खूब बड़ा ईंटा है हाथ में
और छूट गया तो पाँव पे चोट लगेगा ना, चोट लगेगा मतलब एनर्जी का काम किया, कुछ ना कुछ तो दिया आपको। हाथ में लिया हुआ बालक अगर पत्थर है, पत्थर हाथ में लिए हुए पत्थर में कौन सा एनर्जी है, ये किसका आप हेडिंग डाल दीजिएगा, पोटेंशियल एनर्जी के उदाहरण, और तब लिखिएगा, मैं लिख ही देता हूं, पोटेंशियल एग्जाम्पल है, हाथ में लिए हुए पत्थर। गद्दा पे सोया हुआ व्यक्ति है ना पोटेंशियल, क्योंकि गद्दा है उस पे आप अगर पांव रखिएगा तो दबेगा, बट वो आपको ढकेल रहा है, उसमें एक एनर्जी है। खींचा तना हुआ गुलेल, तना हुआ गुलेल क्या बोलते हैं इसको, आर्चरी, यही ना बोलेंगे। तना हुआ धनुष, तना हुआ धनुष। लटका हुआ पंखा, लटका हुआ सीलिंग फैन, फैन पंखा जो सीलिंग फैन होती है वो, उसमें कौन सा एनर्जी है, अरे गिर जाए, है ना, कुछ हाइट पे है, हाइट पे है ना, अभी मैं समझाऊंगा इसको केस वाइज आपको। हाथ वाला क्या, हाथ वाला में है काइनेटिक, उसमें कोई एनर्जी नहीं, आप चला रहे हो तो मोशन में है, गतिज ऊर्जा दे रहा है, हवा दे रहा है ना आपको, है? हाँ अभी बताते, लेकिन अब ने पूछ दिया तो मैं बता देता हूं। जब पंखा लटका हुआ है तो है पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन जब पंखा चल रहा है तो वो नहीं, हाइट पे भी है और चल भी रहा है, ये भी तो देखो। हाँ, एक हाइट पे है ना और चल भी रहा है, इसका मतलब है कि हाइट के वजह से पोटेंशियल काम करेगा और चलने के वजह से काइनेटिक, उसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोलेंगे? इसीलिए तो तैयार कर रहा हूं कि दोनों सीखो, तो लास्ट में मैकेनिकल का एग्जांपल तुमसे पूछूंगा, क्योंकि मैकेनिकल का एग्जांपल से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं धड़ल्ले से, एग्जांपल से। तो पहले ये समझ लो, लटका हुआ पंखा, अगर यही पंखा चलता, अब जैसे तुम बोलोगे कि सर स्टैंड फैन क्या है बताइए, इसमें कौन सा एनर्जी है, उस स्टैंड फैन को क्या बोलोगे? अगर चलेगा तब, स्थिर है तो पोटेंशियल। इतना ध्यान रखिए, किसी भी चीज को आप हाइट पे रखिएगा ना तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, ठीक है? हाइट पे रखने से ही पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो गया, इसीलिए mgh होता है इसका फॉर्मूला। अच्छा, हाइट पे है और गति में है तो दोनों हो गया ना जी, काइनेटिक भी हो गया और पोटेंशियल भी हो गया। लटका हुआ पंखा, और जैसे एक में होगा मैकेनिकल एनर्जी और एक में होगा गतिज ऊर्जा, ऐसे गति में, हाँ हाँ, तो आप कहिएगा मैकेनिकल एनर्जी। शिक्षक वाला अगर ये कंडीशन हो तो जैसे वो दोनों मिला के ही मैकेनिकल हो गया, तो अलग अलग देने से कोई फायदा नहीं। अलग अलग पूछने का उसका मतलब है कि आप बताइए कि क्या केवल मैकेनिकल एनर्जी है, केवल काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है? वो ऑप्शन तो नहीं है ना कि एक से अधिक या एक से, या इनमें से कोई नहीं। ये वाला हो तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, आपको मालूम है, मतलब क्योंकि अगर होगा तो तीनों हो जाएगा ना, मैकेनिकल भी हो गया, काइनेटिक भी हो गया और पोटेंशियल भी हो गया। तो आपको वो वाला कि एक से अधिक, बीपीएससी बचने के लिए ऐसा ऑप्शन देता था कि कोई विवाद हो तो हम खेल जाएंगे इसमें, लेकिन अब वो हट गया है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो प्रश्न गलत माना जाएगा, ठीक है? शिक्षक वाले एग्जाम में अभी भी वो विकल्प है, तो उसमें अगर ऐसा है तो एक से अधिक डाल दीजिए, उसमें ही बच के जाइएगा, वरना समझ तो आपने डेवलप कर लिया है कि मैकेनिकल और काइनेटिक और पोटेंशियल जब मिलेगा तो क्या हो जाएगा, मैकेनिकल। इस तरह से प्रश्न को हम डील करेंगे। अगर तीनों ऑप्शन होगा तो
उस ऑप्शन के साथ। मैकेनिकल डालिएगा, मैकेनिकल। कोई ऑब्जेक्ट में अगर दोनों गुण है तो मैकेनिकल डालना है। लटका हुआ पंखा, चाबी वाला खिलौना, चाबी की वाला जो टॉय होता है, की टॉय, चाबी वाला खिलौना। ठीक है। गद्दा, गद्दा समझ रहे हैं क्या है? सोने वाला, उसमें एनर्जी स्टोर होता है ना, क्योंकि उसको छूइएगा या उस पर फोर्स दीजिएगा तो वो दबेगा। इसका मतलब है कि जब आप उस पर लेटिएगा, खड़े होइएगा, तो आपको वो ऊपर पड़े ढकेलता हूँ। समझता रहो लोग आप। भोजपुरी, कितने लोग भोजपुरी बेल्ट से हैं जो मगही नहीं बोलते हैं? कहाँ से? भोजपुरी में आरा, बक्सर, छपरा, यही तो है मतलब। छपरा, छपरा में कहाँ? तो सिवान तो जिला ही अलग होगा। चलिए, मतलब भोजपुरी बिहार में तो कहीं भी, किसी भी कोने में, किसी भी भाषा को बोलिए जो बिहार में बोला जाता है, उसको समझा और सुना और पढ़ा जाता है। बहरहाल, गद्दा, चाबी वाला खिलौना, गद्दा। और कोई एग्जाम्पल? छत पे रखा पानी का टंकी, बिल्कुल है। विंड पावर को आप बार बार क्यों जोर दे रहे हैं? हाँ, जैसे वो आपने नाम क्या बोला? विंड पावर। फिर से बोलिए, विंड पावर। तो विंड पावर मतलब हवा से जो शक्ति जनरेट हो रही है वो ना, तो पावर की बात आ गई इसमें। अब वो ये कहिए कि सर वो जो फैन लटका हुआ होता है जो चलता है, वो क्या है? जब हाइट पे है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, वो गिर जाएगा। रोका हुआ है ना स्टैंड पे भाई, बट वो हाइट पे है, तो हाइट पे है तो अपने पोजीशन को लिए हुए उसमें कुछ स्टोर है। आप जाइएगा, मान लीजिए कि किसी कारण गिर गया, तो अभी पता चलेगा कि उसमें एनर्जी है कि नहीं। एक वीडियो वायरल हुआ था कि जो ड्रोन है ना, वो भाषण दे रहा है, तेजू, मतलब लालू यादव के बेटे भाषण दे रहे हैं, कह रहे हटाओ ड्रोन, ड्रोन ये सब चाइनीज माल है, इसमें बैटरी फंस जाएगा, मुरिये पे गिर जाएगा, हटाओ इसको। तो बताइए तो ये जो है ड्रोन हाइट पे है, तो ड्रोन क्या है? कौन सा एग्जाम्पल है? पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों होगा, पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों, क्योंकि ड्रोन चल रहा है और हाइट पे भी है। चलिए, हो गया, समझ में आया? अब हम बात करेंगे थोड़ा इसी चीज को समझने के लिए केस स्टडी करेंगे। कॉन्सेप्ट बताइए। लाउड स्पीकर में हम थोड़ी देर और इंतजार करिए, तो हम बताएंगे। उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसको बोलते हैं ऊर्जा के संरक्षण का नियम। उसमें बताता है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता, ये ट्रांसफर होता है, बस वही खेला है। थोड़ा सा प्रतीक्षा करिए, हम आते हैं आपके पास, ठीक है? चलिए शुरू करें। देखो बच्चे, एक केस देते हैं आपको। केस क्यों? क्योंकि इससे हम सॉल्व करेंगे यूपीपीसीएस और यूपीएससी दोनों का क्वेश्चन। केस स्टडी करें। देखो, केस 1, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है? ये ऑब्जेक्ट है रेस्ट। मैं रेस्ट लिख दूं, ये है। अच्छा, एक चीज मैं थोड़ा सा ये ड्रॉ कर दूं, धरती का होना जरूरी है। ये मान लीजिए कि क्या है? जमीन है। ये क्या है? अर्थ सरफेस है। क्या है? ये जमीन है। मान लीजिए कि एक जमीन नीचे ही है, पांव के नीचे ही है आप लोगों के। मान लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है। ये कहां है? सरफेस पे, और ये है रेस्ट में। ये है केस 1। मुझे बताते जाइएगा। ये रेस्ट है, रेस्ट में है, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा मुझे बताइएगा। अगर ये रेस्ट में है
तो v क्या होगा बताइए? बस ऐसे ही जवाब देते रहना है। v क्या होगा? और जब v जीरो तो काइनेटिक एनर्जी इसमें हाइट है मतलब कि h जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी, जो सिखाने की कोशिश कर रहा हूं वो समझिएगा। समझ रहे हैं आप? ऑब्जेक्ट रेस्ट में नो हाइट तो काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों जीरो, पहला स्टेटमेंट। सुनो, ऑब्जेक्ट रेस्ट में v जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल जीरो क्योंकि हाइट जीरो। क्लियर? केस नंबर 2। यह है केस नंबर 2। अब क्या कह रहा है? यह है मोशन में। क्या कह रहा है? इन मोशन। अब ये गति में हो गया। अब मुझे बताओ केस, क्या v जीरो होगा? जीरो नहीं होगा v। क्यों? ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। तो जब ये जीरो नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी हमारा जीरो नहीं होगा। हाइट है, हाइट तो जीरो है, तो पोटेंशियल एनर्जी, बहुत बढ़िया। दूसरा स्टेटमेंट, केस 3। केस 3 में हमने एक हाइट ले लिया, दिख रहा है वेवलेंथ इसका कम होता है, ठीक है, h। मैं क्यों देख रहा हूं पता है? क्योंकि जब ये रिफ्लेक्ट करके दिखाएगा ना तो वेवलेंथ कम होने के कारण हो सकता है कि ऑनलाइन जो देख रहे हो उनको ये लाइन ना दिखे। तरंग दैर्घ्य समझते हैं आप लोग? ठीक है। h, ज्यादा तरंग दैर्घ्य भी कैमरे पे दिक्कत करता है। हाई वेवलेंथ, रिफ्लेक्शन परावर्तन जब बताएंगे तो हम बताएंगे। h अभी आपको तो दिख ही रहा है। तो ये हाइट पे एक ऑब्जेक्ट हमने कंसीडर कर लिया। अब हाइट वाले ऑब्जेक्ट को हम ऐसे दिखा रहे हैं। मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक। इस ऑब्जेक्ट को हमने कहा कि ये है रेस्ट में। किसमें है? रेस्ट में। किसमें है? तो मुझे बताइए, जब ये रेस्ट में है और हाइट पे है, तो रेस्ट में है तो v क्या होगा? और काइनेटिक एनर्जी? अच्छा, इसका जब हाइट कुछ ना कुछ है, हाइट जीरो नहीं है ना, हाइट कुछ नहीं है, मतलब हाइट जीरो नहीं है, कुछ है, तो मुझे ये बताइए कि इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? जीरो नहीं होगा ना। बस यही उत्तर होगा। ऐसे ही प्रश्न को बनाया गया था, लेकिन अभी एक और केस बचा हुआ है। इससे आप अंदाजा लगा चुके होंगे कौन केस होगा, लगा लिए। अब जो ऑब्जेक्ट हम कंसीडर करेंगे, ये हम बोलेंगे भाई ये है मोशन में, इसमें मोशन है। तो जब ये मोशन में होगा तो मुझे बताइए क्या होगा? ये मोशन में है, इसका मतलब कि इसका वेलोसिटी जीरो नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी, और हाइट पे है तो हाइट भी जीरो नहीं होगा, और जब हाइट भी जीरो नहीं होगा तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होगा। अब आप बताइए कंफ्यूजन वाला पार्ट कौन सा है इसका? जब यही बात स्टेटमेंट में लिखेगा लास्ट वाला, तो आप समझिएगा कि पोटेंशियल एनर्जी तो स्टैटिक वाला मामला है, स्थिर वाला मामला है ना। लेकिन बोलेगा कि जब कोई वस्तु अपने स्थिति के कारण किसी ऊंचाई पर रखे हुए स्थिति को गति में तब्दील करता है, तब बताइए
काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निम्न में से क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके मिलेंगे। तो उससे मतलब नहीं है कि हाइट पे है, हाइट पे होते हुए गति में है। ठीक है, क्या ये चारों बात समझ में आया? अगर इसमें स्टेटमेंट में ऐसा कोई बात लिखे तो गड़बड़ होगा आपसे। खूब बढ़िया से समझ में आया कि नहीं आया? इसे बोलते हैं कंसेप्ट वाला चीज समझना। और ये अगर समझ गए तो कोई भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन इस जगह से आ जाए तो आप इसको डील कर सकते हैं। पहला कंसेप्ट जो था रिलेशन था, क्या? मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन था। अब जो कंसेप्ट है उन दोनों को कंबाइन करके ये केस को स्टडी कर लेना था। अब आगे बढ़ें, समझ में आया आप लोगों को? अगर लिखना है तो लिख लीजिए और नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, चलिए लिखे आगे बढ़े। नहीं, बड़ी शांति में हैं आप लोग, गंभीरता लिए हुए हैं। हाँ, तो इस चैप्टर में अब कुछ एक टॉपिक बच रहे हैं, इसके बाद हम ग्रेविटेशन शुरू करते हैं। ग्रेविटेशन के बाद सर्कुलर मोशन और सर्कुलर मोशन के बाद लाइट। लाइट बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, उसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ने होते हैं। चलिए, हो गया? थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। घर पे प्रैक्टिस करते हैं चैप्टर वाइज, किसी भी विषय में, कोई भी विषय हो, चाहे वो पॉलिटी हो या ये हो फिजिक्स साइंस या बायोलॉजी, कोई भी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस जरूरी होता है। चलिए, अब हम शुरू करेंगे आवेग। आवेग समझते हैं क्या होता है? आवेग, आवेग क्या होता है? इम्पल्स। इम्पल्स, इसको बोलते हैं आवेग। इम्पल्स, आवेग जो होता है ये बल यानी कि फोर्स गुने टाइम, क्या होता है? समय। आवेग जो है, आई जो है, इम्पल्स, वो होता है बल गुने समय। मतलब एक खिलाड़ी, एक प्लेयर अगर किसी बल्लेबाज के द्वारा मारे गए शॉट या कैच को पकड़ रहा है तो चोट न लगे इसके लिए वो क्या करेगा? थोड़ा सा समय लेगा, पीछे की तरफ जब खींचेगा थोड़ा समय लेगा, तो टाइम के बढ़ जाने से फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है। टाइम के बढ़ जाने से फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है। यानी कि खूब तेजी से मारा तो थोड़ा सा पीछे खींच लिया, तो आप क्या हो जाएगा? ये कंसेप्ट हो जाएगा कि आपने टाइम लिया, समय लिया, तो बल का प्रभाव कम हो गया। ये यही फॉर्मूला बता रहा है। समय ज्यादा तो बल कम। बताएं कैसे? बल को उधर भेजो, नीचे जाएगा, तो बताओ समय ज्यादा लोगे तो बल क्या हो जाएगा? कम होगा। तो इसीलिए अगर एग्जाम्पल के तौर पे पूछे कि कैच लेने वाले व्यक्ति
अपने हाथ को बॉल के साथ पीछा खींचते हैं, इस पर बल का प्रभाव क्या पड़ता है? तो इसमें क्या लिया? समय। तो समय लेने से बल का प्रभाव कम होता है। क्या याद रखोगे? समय लेने से बल का प्रभाव कम होता है। जो आवेग है, इंपल्स है, यही है बल गुने समय, बल गुने समय। तो बताइए एफ और टी, एफ और टी। तो एफ क्या है? एसआई यूनिट क्या हो जाएगा इसका? एसआई मात्रक। बताइए इसका क्या होगा? न्यूटन। और इसका क्या होगा? सेकेंड। तो बताइए न्यूटन का क्या होगा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसका क्या है? सेकेंड, यानी कि सेकेंड का पावर 1। तो क्या हो जाएगा बताइए? केजी मीटर पर सेकेंड बच गया सिर्फ, यही ना। इसका मतलब है कि न्यूटन का और इसका दोनों का क्या है? बीमा, मतलब एसआई यूनिट समान, समान नहीं हुआ। न्यूटन का पहले लिखे कितना? समान नहीं है, एक पावर का अंतर है। इसका बीमा डायमेंशन कैसे निकालेंगे? डायमेंशन कैसे निकालेंगे? हाँ, तो इसका एसआई यूनिट तो ये हो गया। अब डायमेंशन बताओ। और डायमेंशन हो जाएगा एम एल टी माइनस 1। ये हो गया। ये चीजें छोटी छोटी है, बट याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, सबको चैप्टर वाइज इसको कलर करके रखना है। एक साथ में कंफ्यूजन हो जाता है। अगर एक साथ तुम याद कर सको तो ठीक है, नहीं तो चैप्टर में अगर इस बात को ध्यान रखेंगे तो ये ज्यादातर दूर तक याद रहता है। ठीक है, याद करने की कोशिश हमने तो कभी नहीं की, ये चैप्टर में निकाल ही लेते हैं। कभी दिमाग पे जोर डाल के, अच्छा पढ़ाते पढ़ाते वैसे दिमाग पे आ गया तो आ गया, नहीं तो याद करने की कभी जबरदस्ती कोशिश नहीं की। आप जब करेंगे चैप्टर तो आपको आ जाएगा। चलिए लिख लीजिए इसको, आवेग है ये। तो आवेग से क्या सीखा आपने? कि समय लगाने से बल का प्रभाव कम होता है। तो कैच लेता है कोई खिलाड़ी, ये बेहतर एग्जाम्पल होता है इसके लिए। और कभी डंडा से पिटाई खाए हैं स्कूल में? तो हाथ कैसे करते हैं? जहां मारता है मास्टर थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, नीचे करते हैं, थोड़ा नीचे करते हैं ना। क्या होता है उससे? अच्छा बच्चा सबको फिजिक्स नहीं पता है, बट वो समझ लेता है कि मामला क्या है। जैसे मास्टर मारेगा और मास्टर भी थोड़ा सा स्मार्ट है तो दबा कर मारता है कि तू खींच नीचे, और हाइट ज्यादा नहीं लेगा, एकदम ऐसे पास से ही थोड़ा दबाएगा उसको। तो बच्चे समझते हैं फिजिक्स, थोड़ा सा छड़ी के साथ ही हाथ नीचे कर लेते हैं, थोड़ा चोट कम होता है। समय जैसे ही बढ़ेगा बल का प्रभाव कम होगा। किस नियम से होता है? आवेश, आवेग की वजह से, इंपल्स की वजह से होता है। ये बात क्लियर है? अब आपको हेडिंग डालना है पावर, शक्ति। काइनेटिक एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी जब मिल जाएगा तो क्या बनेगा? मैकेनिकल एनर्जी। तो इसके एग्जाम्पल आप घर से लिख के लाइएगा 5-6, ठीक है, सोच के। तो जब मैं आऊंगा नेक्स्ट क्लास में तो आपसे पूछूंगा कि बताइए कि काइनेटिक एनर्जी का ये एग्जाम्पल किसके लिए है, किसके लिए है। ठीक है, चलिए तो वर्क शुरू करें। अरे हाँ, पावर, पावर, शक्ति। शक्ति क्या होता है? कार्य करने के दर को, क्षमता को नहीं, सुनना, कार्य करने की क्षमता क्या हो जाएगा? ऊर्जा हो जाएगा। लेकिन जब कार्य करने का दर, रेट निकालेंगे तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? हाँ, तो पावर बराबर, मतलब पावर जो है वो है कार्य करने का दर। एक एक लाइन में कार्य करने का दर क्या कहलाता है?
द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। शक्तिमान देखा है आप लोगों ने? शक्तिमान देखते थे? तुम कब के हो, मतलब 90 के बाद के हो या 2000 के बाद के हो? अच्छा, रिपीटेड देखे थे ना। चलिए, तो पावर उसमें एक जयकॉल होता है, जयकॉल, और बार बार ऐसे कहता पावर। शक्ति मंगा रहा था। अब तुम देखे ही नहीं हो तो बात, बीन, भैंस के आगे बीन बजाने से क्या फायदा? मतलब कार्य करने के दर को क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। वर्क, सॉरी, इसको बोलते हैं पी। क्या बोलते हैं? मोमेंटम नहीं, पावर। पी बराबर होता है W बटे टी। W क्या है? वर्क। वेक्टर क्वांटिटी है क्या W? क्या है? स्केलर है। कौन सा राशि? अदिश राशि। जहर साइनाइड खिला देते, अभी तुम बोलते थे कि सदिश राशि। साइनाइड समझते हो क्या है? हाँ। W को हम ऐसे लिख दें, एफ एस कॉस थीटा। बोलो, होता ही है एफ एस कॉस थीटा। ऐसे W बराबर क्या होता था? एफ डॉट एस, सदिशों का अदिश गुणनफल। सदिशों का अदिश गुणनफल याद है? डॉट प्रोडक्ट। और इतना बराबर क्या होता था? एफ एस कॉस थीटा। यही तो होता था, हमने वही लिखा है, वर्क में पढ़ा था हमने। अच्छा, ऐसे लिख सकते हैं क्या? बताओ जरा। एफ को तो ऐसे लिख दें, एस और टी को बाहर निकाल दें, और ऐसे कॉस थीटा लिख दें। ऐसे भी लिख सकते हैं? बोलो, अरे बोलो, लिख सकते हैं? ठीक है। एस बाई टी क्या होता है? वेलोसिटी। एस बाई टी क्या है? वेलोसिटी। एस डिस्प्लेसमेंट है ना, और टी टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कहलाता है? एस बाई टी हमने बताया था वेलोसिटी कहलाता है। वेलोसिटी का संबंध किससे होता है? डिस्प्लेसमेंट से कि दूरी से? और गति का संबंध किससे होता है? दूरी से। यह हमने बताया था प्रश्न के तौर पे कि इस तरह से याद रखना है। इस तरह से याद नहीं रखना है कि दूरी का, गति का परिभाषा क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होता है, यह नहीं याद रखना था। याद रखना था कि डिस्टेंस का रिलेशन किसका होता है? गति से। और विस्थापन का वेग से। तो ये क्या है? वेग। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ वी कॉस थीटा लिख सकते हैं। और जब ऐसे लिख सकते हैं तो ये भी लिख सकते हैं, एफ डॉट वी, और इधर लिख सकते हैं पी। बोलो, लिख सकते हैं क्या? क्योंकि याद रखो, ये वाला ये कैसे लिख सकते हैं? डॉट प्रोडक्ट एफ वी, ये दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल है, और इसके बराबर क्या है? पी। तो पी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बताओ, क्या सभी को समझ में आया? सामान्य कैलकुलेशन है। पी बराबर इतना। अब यहां से तुम क्या निकाल सकते हो? ये शक्ति हो गया, यानी कि शक्ति में बल, फोर्स और वेलोसिटी का संबंध होता है। अब इसका संबंध किसी तरह से निकाल लो, वेलोसिटी का पावर और बल से निकाल लो। यह संबंध बना P बराबर। अब परीक्षा में कैसे इससे प्रश्न पूछेंगे तुम जो नहीं कर पाओगे? शक्ति के डेफिनेशन वाला जमाना गया, वो टाइम था जब पूछा जाता था। एक तो प्रश्न बनता है इसका एसआई यूनिट से, मात्रक से, मात्रक के बारे में पूछता है। लेकिन अब जो पूछने लगा है, देखना, पावर है ना ये, अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो बताओ पावर क्या होगा? बोलो बोलो। लिख देते हैं, देखो, मान लीजिए कि P और नीचे F है, तो क्या ये V हो सकता है? हो सकता है ना। यानी कि वेलोसिटी बढ़ेगा तो बल क्या होगा? ये बढ़ेगा तो ये कम होगा।
लेकिन जब वेलोसिटी बढ़ेगा तो पावर भी बढ़ेगा। तो ऐसे रिलेशन बना के प्रश्न पूछेंगे। अब वो डेफिनेशन वाला बात नहीं है, रिलेशन बनाओ, कौन घटेगा कौन बढ़ेगा, यही ना ट्रेंड चल रहा है जी परीक्षा में, यही ना ऑप्शन में दे रहा है कि बताइए बल के बढ़ने से वेलोसिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। शक्ति यानी कि पावर के फॉर्म में ऐसे अगर पूछे आपसे तो इन तीनों का रिलेशन ध्यान रखिएगा। ऐसे आप पहले से भी जानते होंगे, लेकिन मुझे तो आपको कॉम्पिटिटिव वे में उतारना है ना कि कंपटीशन में कैसे पूछा जाएगा, जो बीपीएससी का टर्न जो ट्रेंड है वो कैसे पूछ रहा है। तो ऐसे रिलेशन बना के पूछ रहा है, जैसे मास द्रव्यमान में पूछा था। क्या क्लियर है? थियरी और एमसीक्यू में गैप हुआ तो आप फंस जाएंगे। आपका लेवल यह है कि जो लेवल है वहां हमको एमसीक्यू पे फंसा देना है, तब जाएगा। तो एमसीक्यू कैसे फंसेगा? यहां दिमाग अप्लाई करना है, रिलेशन में खेलना है। पावर वावर तो ये बचपन से पढ़ रहे हो तुम, क्लियर है? अब मैं आगे बढ़ सकता हूं? एसआई यूनिट बताऊं तुम्हें? बताओ एसआई यूनिट क्या होता है, यहीं से निकालो। एसआई मात्रक किसका? डब्ल्यू क्या है? कार्य। तो जूल हो सकता है क्या? कार्य का जूल भी होता है, मैंने बताया था पिछले टर्म में, मतलब पिछले क्लास में। और नीचे टाइम है, तो टाइम का क्या होगा? सेकंड हो सकता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जूल पर सेकंड, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो जूल पर सेकंड। अच्छा, जूल बराबर क्या होगा बताओ? मैं अगले स्लाइड में ले लूं, इसको ले लूं? चलिए, एस आई यूनिट, एसआई मात्रक किसका? पावर का एसआई मात्रक। बताइए क्या होगा? वर्क और जूल पर सेकंड। जूल बराबर क्या होता है? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और पहले से एक है ही, यही होता है ना जूल का, कल ही बताए थे। तो अब बताइए, केजी मीटर स्क्वायर माइनस, और ये भी माइनस, और बेस सेम। मैथमेटिकल रूल है कि जब बेस सेम हो तो पावर, ये हो गया। ये किसका है? एसआई यूनिट, पावर का, याद रखिएगा। और यहां से डायमेंशन निकाल सकते हैं। डायमेंशन ये क्या है? बीमा। क्या होगा? एम एल स्क्वायर टी माइनस 3। ये क्या है? बीमा। क्या है? बीमा। क्लियर है? बोलो। हमने उसका नाम गमे गजल रखा है। सुन लो अभी, हमने उसका नाम गमे गजल रखा है। हमने उसका नाम गमे गजल रखा है। हमने साहों के मोहब्बत का भरम तोड़ दिया, जाके देखो अपने कमरे में एक ताजमहल रखा है। नहीं समझ में आया ना? कम ताली बजा रही है कि मजा नहीं आया? हाँ, एक और सुना देते हैं आपको। तो तालियों का महोत्सव होना चाहिए, ऐसा लगे कि हाँ, मतलब हाँ। तो ये है जो हुक्म देता है इल्तिजा भी करता है। ये सुना दिया था आप लोगों को? पता नहीं कहाँ कौन सा बोल जाता हूँ, मुझे ध्यान ही नहीं रहता। तो मैं आपको फिर से सुना देता हूँ कि जो हुक्म देता है वो इल्तिजा भी करता है। ये आसमान, हुक्म मतलब जो ऑर्डर देता है,
उसको इल्तिजा करना पड़ता है, थोड़ा सा इंतजा। जो हुक्म देता है वो इल्तिजा भी करता है, जो हुक्म देता है वो इल्तिजा भी करता है, ये आसमान कहीं पर झुका भी करता है, और तू बेवफा है तो एक बुरी खबर सुन ले, इंतजार मेरा दूसरा भी करता है। अभी भी वो तुम लोग ऐसे कैसे हो यार, मतलब मरियल की तरह मुर्दा शांति से भरे हुए, ऐसा नहीं, मतलब उमंग में, चेहरा पे चमक, जवान, जो जिस उम्र में तुम हो इस उम्र में हलचलें रहनी चाहिए आसपास के। राहत इंदौरी का सुना दें, ये राहत इंदौरी का सुनेंगे ये। अरे राहत इंदौरी क्या है ये, राहत इंदौरी का बीच में कभी बोलते बोलते याद आएगा तो मैं सुना दूंगा, फिलहाल ये चलिए देख लेते हैं। डायमेंशन मजा आएगा, राहत इंदौरी का जब नाम कर दिया तो राहत इंदौरी का ही सुनाएंगे आपको। ml² t-3, क्या ये इतना समझ में आया? बीमा समझ में आ गया? अब ये पावर के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट जो परीक्षा में पूछे जाते रहे, अब वैसा ट्रेंड नहीं है क्या कि पावर जो होता है, शक्ति जो होता है, व्यवहारिक तौर पे हॉर्स पावर में मेजर किया जाता है। तो हम लिखेंगे शक्ति का व्यवहारिक, व्यवहारिक भी और औद्योगिक भी, व्यवहारिक भी और इंडस्ट्रियल मात्रक क्या है? हॉर्स पावर। इसको बोलते हैं अश्वशक्ति। क्या बोलते हैं? अश्वशक्ति। इंडस्ट्री में कोई मशीन है, रुक जाओ उसका भी बात करेंगे। अभी मैं बता रहा हूं कि जब KWH का बताऊंगा ना, पहले ही बेचैन हो जाते हैं बालक। मतलब मैं बोल रहा हूं कि व्यवहारिक तौर पे और मशीन हो, इंडस्ट्री में भी हम हॉर्स पावर बता रहे हैं। अब अगला लाइन तो सुनो, अभी बता ही रहे थे इसी में। भारी मशीन हो या बड़े ट्रांसफार्मर हो, उसको हम किलोवाट में करते हैं। क्या है? जब बड़ी मशीन हो, बड़ी या भारी तथा मतलब मशीन, मोटर या ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर इंग्लिशी में लिख दो, ज्यादा बेहतर है भाई। इसको किस में मेजर करते हैं? किलोवाट में। किसमें? किलोवाट में। बीपीएससी ने भी पूछा है और कई एग्जाम पूछते हैं, पहले पूछते थे। अच्छा कोई जानता है, ये पूछ देगा बीपीएससी, क्या जानते हैं कि 1 हॉर्स पावर बराबर कितना? 746। मतलब कम चांस है बट पूछ सकता है। पुराने जमाने में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे कि 1 हॉर्स पावर बराबर कितना? 746 वॉट। अच्छा वाट नहीं बताए ना, तो इसी को वॉट बोलते हैं, WATT। kg मीटर स्क्वायर S माइनस Q, इसी को क्या बोलते हैं? वॉट। क्या बोलते हैं? वॉट। क्या बोलते हैं? वॉट। बीपीएससी का प्रश्न आने वाला है अभी थोड़ी देर में, आप लोग इंतजार करिए, अभी आएगा। लेक्चर का खूबसूरती यही है कि प्रश्न तो नहीं छूटने देंगे पीसीएस में, अगर पूछा है तो भारतवर्ष में, और इसमें आपका भी योगदान चाहिए। वो एक शेर है ना कुंवर बेचैन का, वो कहते हैं कि सारी धरा भी साथ दे तो और बात है। तैयार हो? सारी धरा भी साथ दे तो और बात है। मैं अकेले कुछ भी नहीं कर सकता, मैं बता भी रहा हूं, तो मैं फिर कह रहा हूं कि तुम्हें भी सर्च करना होगा। कुछ चीजें मुझसे छूट गई तो तुम पूरा कर दो। तो सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, मगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तुम चुप क्यों थे दोनों? वहां तक नहीं पहुंचा? ये गहराई में नहीं गए बालक, ऐसे चुप मत रहा करो। हाँ,
सही है, परिपक्व नहीं हुआ है ये। तो भाई एक पांव से चलने का यहां सेंस था कि अकेले कोई आदमी काम नहीं कर सकता, साथ में मिलकर बेहतर काम किया जा सकता है। इस शेर का यही मतलब है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, फिर कभी। एक हॉर्स पावर बराबर 746 वॉट। अच्छा, आपसे अगर पूछूं कि 1 किलो वॉट आवर बराबर कितना, तो अभी इसका जिक्र चली गया है तो लिख लेते हैं। 1 किलो वॉट बराबर 1 यूनिट क्या होता है? 1 यूनिट। 1 किलो वॉट आवर बराबर कितना? 1 यूनिट। बीपीएससी में पता है क्या पूछा था? पूछा था कि 100 वॉट के बल्ब को, 100 वॉट के बल्ब 5 बल्ब, 100 वॉट के 5 बल्ब प्रत्येक 10 दिन जलाया जाता है। प्रत्येक दिन मतलब प्रत्येक दिन 10 घंटा जलाया जाता है, तो महीने के आखिरी में कितना विद्युत ऊर्जा खर्च होगा जब 1 यूनिट के दाम 2 रुपया है? बिजली विभाग में काम करते हो क्या तुम? ये सामान्य क्वेश्चन है, पहले पूछा गया था, बट अभी वैसे डील करेंगे, कैसे बता देता हूं। 1 किलोवाट बराबर कितना? अरे बोलो, फिर से देखो। 1 किलोवाट आवर बराबर, हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 1000 वाट आवर, ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, यूनिट के बराबर वाट आवर, 1000 वाट आवर हो जाएगा। 1 किलो वाट आवर बराबर 1000 वाट आवर। 1 किलो वाट आवर बराबर, क्या हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं? 1000 वाट और आवर को अगर हम 3600 से गुना कर दे तो चलेगा? बोलिए, क्या मैं लिख सकता हूं 3600? क्यों लिख सकता हूं? हाँ, ये तो समझदारी वाली बात कह दिया आप लोगों ने। 1 किलोवाट बराबर, अब बताइए, इधर का 2 जीरो, इधर का 3 जीरो मिला दें तो 10 का पावर कितना जीरो? तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि 36 गुने 10 का पावर 5 वॉट को हम ऐसे लिख सकते हैं? बोलो क्या? जूल प्रति सेकंड लिख सकते हैं? बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं? और पहले से सेकंड है तो सेकंड सेकंड कट गया। अरे यहां सेकंड माइनस देंगे और ये सेकंड, क्योंकि ये इसमें से हम ट्रांसफर किए हैं, तो हम इसको क्या लिखेंगे सिर्फ? क्या इतना समझ में आया कि 1 किलोवाट बराबर 36 गुने 10 का पावर 5 जूल, ये भी होता है? अच्छा, दिमाग लगाओ। अब क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 6 इंटू, अच्छा इसमें क्या किए हमने? तो डिवाइड किए हैं तो इसमें 10 से गुना करेंगे तो ये 6 हो जाएगा क्या? कोई दिक्कत? और देखो, दिख रहा है? हाँ, ये बताओ क्या लिखेंगे? हम फिर इसको ऐसे कर देते हैं, 3600 गुने 10 का पावर 3 कर सकते हैं? बोलो कि एक्सप्लेन करें इसको। इधर से हमने 2 जीरो उठाया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं सॉरी 3 जीरो उठाया मल्टीप्लाई किया, 3.6 में 1 जीरो से गुना करो, मतलब 1000 से तो बच गया, इसमें 3 को जीरो हटा लिए तो 10 का पावर 3 बचा, और 3 को गुना करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 3600 हो जाएगा। यही मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। समझ में आ रही है बातें? अच्छा, ये ऐसे नहीं लिखवा रहे हैं भैया, पूछा जा गया है कभी कभी, इसलिए लिखवा रहे हैं। और बीपीएससी में
20-25 को क्वेश्चन ऐसा भी तो होता है जो 1 लाइन का होता है, जो जिसे तुम्हें डील करना होता है, और उसी में लोग गलती करते हैं। क्योंकि पुरानी कहावत है, तैराक डूबते हैं वो भी किनारे पे। जानने वाला क्वेश्चन इतना गलती होने के चांस, और यही मेरिट को ठीक ठाक कर देता है। जैसे जानने वाले क्वेश्चन को तुम गलत किए, एक तो बेचैनी हो जाता है, यार ये मुझे आ रहा है। उस बेचैनी को संभाल के रखना, उतावलेपन को संभाल के रखना, क्योंकि उतावलेपन में गलतियां हो जाती हैं। जब भी नजर आएगा बीपीएससी में क्वेश्चन आ रहा है, फिर तो थोड़ा सा धीरज रखना है यहीं पे। किलोवाट आवर 3600 गुने 10 का पावर 3 जूल, क्या इतना हो सकता है? ठीक। अच्छा, 10 का पावर 3 को किलो लिख सकते हैं क्या? यानी कि 1 किलोवाट आवर बराबर 3600 किलो जूल होता है बस। अब यही रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया था, जो लास्ट वाला लाइन है ना, वही। क्या 1 किलोवाट बराबर कितना? 3600 किलो जूल। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान पे रखनी चाहिए। बोलो, समझ में आ रही है बातें? इतना समझ में आया? नहीं आया? बोलो यस सर। चलिए ठीक, आगे बढ़े। लिख भी लिया आप लोगों ने? ये आता था क्या आप लोगों को पहले से? तुम्हें आता था, बाकी सबके बदले में बोल रहे हो तुम। ये नेता है तुम्हारा? नो सर किसने बोला? 2 ही शब्द सीखे हो गए, यस सर, नो सर। चलिए अच्छी बात है। अब हम सीखेंगे, ये तो हमने सीख लिया, अब हम सीखेंगे पावर हो गया, आवेग हो गया, संवेग हो गया, शक्ति यूनिट निकालने का, जो भाई साहब ने फट से निकाल दिया था ना। यूनिट यानी कि नंबर ऑफ यूनिट। यूनिट कैसे निकालते हैं पता है आप लोगों को? बिजली बिल दिया है कि नहीं दिया है? तो नंबर ऑफ यूनिट का एक फॉर्मूला होता है कि जो भी उपकरण या इंस्ट्रूमेंट तुम यूज कर रहे हो, उपकरणों की संख्या, उपकरण लिख रहा हूं इसका मतलब जो मशीनरी, जो टूल्स तुम यूज कर रहे हो, कितने कर रहे हो। तो उपकरणों संख्या, कितने संख्या है, गुने कितना वॉट का है, कितना संख्या और कितने क्षमता, या उपकरणों की शक्ति। शक्ति मतलब रे बच्चा पावर, फिर वो कितने घंटा यूज किया गया है, समय, घंटे, और फिर यहां देखने देता हूं दिन। दिन हो तो दिन भी, घंटा हो तो घंटा, दिन हो तो दिन। कितने उपकरण, उसका पावर कितना, डिवाइड बाई 1000। तो क्या निकल जाएगा? अब बताओ, वो प्रश्न जो था कि 100 वाट का बल्ब था, पावर था इतना, और कितना था टोटल? 5 था, और प्रत्येक दिन कितना जल रहा था? 10 आवर। सौ वाट का बॉल था ना, 5 बल्ब है और जल रहा है कितना? 100 वाट का 5 बल्ब है और 10 घंटा प्रतिदिन जल रहा है। तो तुम्हें बताना क्या है कि महीने के आखिरी दिन कितना विद्युत ऊर्जा
यानी कि कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी खर्च होगा जबकि उसका 1 यूनिट का जो रेट है 2 रुपया है। मतलब 100 वाट का बल्ब है, 5 बल्ब दिन में 10 घंटा जल रहा है, तो महीने के आखिरी में बताओ तो क्या करना है? वही करना है। क्या करोगे? 100 गुने 5 गुने 10 गुने 30, महीने के आखिरी मतलब 30 दिन, और डिवाइडेड बाई तीनों से तीनों कैंसिल, बचतियां ही 15, और 1 का कितना है? तो सही बता दिया था लड़का भाई, 300। अरे खुश हो रहा है कि यार ये कोई बात नहीं, अच्छा काम किए हो तुम। चलिए, समझ में आया? ये समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ें? आपको समझ में आया? ठीक है, हाँ ना में उत्तर दीजिएगा तो मैं आपका मतलब समझ सकता हूं, कुछ की दिक्कत हो तो उसे समझा सकता हूं। अब आइए, लिख रहे थे क्या? हो गया? नो सर, बैक सर। ओके मैम। मैम किस तरह से लिखा जाता है? MAM, MAM, ऐसे नीचे वाला। यस, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं पढ़ाए। अगला टॉपिक वही रिजर्वेशन, वो कंजर्वेशन वाला ही चलेगा। अब आवेग पढ़ लिया, मोमेंटम पढ़ लिया, अब हम कंजर्वेशन वाले पार्ट में एंटर कर रहे हैं। इसके बाद वाला टॉपिक वही चलेगा। लिखा आप लोगों ने? छोड़ेंगे नहीं, अभी खत्म कहाँ हुआ, अभी तो कुछ कुछ चीजें जो कंजर्वेशन वाली बात है हमने पढ़ा ही नहीं। एक प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी में, आपको याद, आप लोग अगर देखते होंगे तो याद होगा, कह रहा है कि बीपीएससी में या यूपीएससी या यूपीपीसीएस में से किसी में पूछा गया था कि अगर एक व्यक्ति एक नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से कूद रहा है, सुन लो, एक व्यक्ति 5 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से नाव से कूद रहा है, नाव को पीछे ढकेल दिया 0.5 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से, तो बताओ कि इसमें दोनों का ऊर्जा संरक्षण का वेग कितना है, मतलब कंजर्वेशन का वेलोसिटी का मान कितना है। तो ये अभी करेंगे तो सीखेंगे, ठीक है, चिंता मत करिए। हाँ, जब चैप्टर क्रॉस करके निकल जाऊं तब अगर छूट गया तो बोलिए, क्योंकि मैं बुलबुल हूं, मेरा काम है गाते रहना। मैं बुलबुल हूं, मेरा काम है गाते रहना, कहीं कुछ भूल जाऊं तो तुम याद दिलाते रहना। अब ये इतना जोर से ताली मार दिया आपने, अच्छा जख्म। चलिए, अब हम क्या बात करेंगे? कंजर्वेशन का, संरक्षण का नियम। तो लिखेंगे ऊर्जा के संरक्षण का नियम, ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत। अरे इससे पहले एक छोटा सा ऊर्जा से याद पड़ गया, एक टॉपिक छूट रहा था, लिख देते हैं वो, उसके बाद ये बताएंगे, ठीक है। कंजर्वेशन में बाद में एंटर करेंगे। क्या छूट रहा था आपको मालूम है? देखिए, लिखिए, मास एनर्जी थियरी। मास एनर्जी, इसको क्या बोलते हैं? द्रव्यमान ऊर्जा। द्रव्यमान ऊर्जा, मास एनर्जी। इसमें क्या पढ़ना होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, क्या है? कोई ऑब्जेक्ट, मास उसमें m है, तो अपने मास के वजह से उसमें क्या होगा? ऊर्जा स्टोर होगा। आप में कुछ ना कुछ मास तो होगा, नहीं है? मासलेस हैं आप लोग। मास है ना? हाँ, मतलब द्रव्यमान है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट में द्रव्यमान है, मास है, तो उस मास के वजह से उस ऑब्जेक्ट में एक
ऊर्जा संचित हो जाता है, एक एनर्जी स्टोर हो जाता है, इसी कंसेप्ट को कहते हैं मास एनर्जी, द्रव्यमान ऊर्जा। जिस वस्तु में उसके द्रव्यमान के कारण उसमें एनर्जी संचित हो जाए उसको क्या कहते हैं? हाँ, द्रव्यमान, मास, द्रव्यमान और एनर्जी, या इसी को बोलते हैं मास एनर्जी। ठीक है, तो हम लिखेंगे वस्तु या ऑब्जेक्ट, वस्तु में उसके द्रव्यमान के कारण, वस्तु में उसके द्रव्यमान के कारण, मास के कारण, ऑब्जेक्ट में उसके मास के कारण संचित, संचित जब मैं बोल रहा हूं तो स्टोर लिखिएगा, स्टोर्ड एनर्जी, संचित ऊर्जा को द्रव्यमान ऊर्जा या मास एनर्जी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मास एनर्जी। लिखिए, ड्यू टू मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ड्यू टू मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, due to mass of an object, energy is stored, due to mass of an object, energy is stored, that is called mass energy। द्रव्यमान के कारण अगर उसमें एनर्जी स्टोर हो रहा है तो क्या बोलेंगे? मास एनर्जी। और इसी मास एनर्जी को, इसी मास एनर्जी को मास एनर्जी थियरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास एनर्जी थियरी। किसका? आइंस्टीन का। आइंस्टीन का मास एनर्जी थियरी। किसका एनर्जी? आइंस्टीन का मास एनर्जी थियरी। आइंस्टीन ने क्या बोला था? E इक्वल टू इसी ऑब्जेक्ट में मास के कारण स्टोर एनर्जी के लिए आइंस्टीन ने एक फॉर्मूला दिया था मास एनर्जी थियरी, जिसको बोलते हैं E इक्वल टू mc स्क्वायर। ये E क्या है? एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट है उसका एनर्जी है। और मास क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। और C क्या है? प्रकाश। यानी कि प्रकाश के वेग से किसी ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो इसके बीच में जो रिलेशन बनेगा या जो परिवर्तन होगा उसके बारे में आइंस्टीन ने बताया। कहते हैं कि किसी चीज को लाइट के स्पीड से फेंकेंगे तो उसके स्वरूप में बदलाव हो जाएगा, उसके स्वरूप में परिवर्तन आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर आप अभी 20, 22, 25 वर्ष के हैं तो हो सकता है कि 16 वर्ष की हो जाएंगी या हो जाएंगे आप लोग। मतलब ऐसे स्पीड से फेंक दिया जाए प्रकाश के स्पीड से, ऐसा संभव नहीं है। एक एस्केप वेलोसिटी होता है 11.2, उसके स्पीड से किसी चीज को फेंकते हैं तो वापस नहीं आता है। लेकिन लाइट के स्पीड से किसी ऑब्जेक्ट को घुमा दिया जाए तो उसके स्वरूप में बदलाव हो जाएगा। मास रिलेटिविटी थियरी इसको बोलते हैं। मास एनर्जी थियरी तो बोलते ही हैं, इसी को बोलते हैं थियरी ऑफ रिलेटिविटी। इसको क्या बोलते हैं? लिख लीजिए, थियरी ऑफ रिलेटिविटी। थियरी ऑफ आप लोग नहीं लिख रहे हैं। थियरी ऑफ रिलेटिविटी, इसको लिखिए सापेक्षिता का सिद्धांत। इसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं? थियरी ऑफ रिलेटिविटी। थियरी ऑफ रिलेटिविटी, और हिंदी में बोलेंगे सापेक्षिता का सिद्धांत। सापेक्षिता का सिद्धांत, या इसी को बोलते हैं आपेक्षिता का सिद्धांत। आपेक्षिता का सिद्धांत, सापेक्षिता का सिद्धांत, थियरी ऑफ रिलेटिविटी।
द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण या मास एनर्जी इक्वेशन, मास एनर्जी इक्वेशन, मास एनर्जी इक्वेशन, इससे एक बहुत बेहतर चीज पता चलता है, पता है क्या? मास एनर्जी इक्वेशन से ही एटॉमिक एनर्जी का पता चलता है, न्यूक्लियर एनर्जी का पता चलता है। दो एनर्जी इससे पता चलते हैं, यहां लिख देता हूं मैं, E = mc², थियरी ऑफ रिलेटिविटी, थियरी ऑफ रिलेटिविटी या सापेक्षिता का सिद्धांत, या इस इक्वेशन को कहते हैं मास एनर्जी इक्वेशन, मास एनर्जी इक्वेशन। इससे क्या पता चलता है? एटॉमिक एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी। अभी थोड़ी देर में बताएं, मतलब ये बताएंगे एटॉमिक एनर्जी क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, ये एक एनर्जी का फॉर्म है। तो ये दोनों पता चलता है। एटॉमिक मतलब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? परमाणु ऊर्जा। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? नाभिकीय ऊर्जा। क्या बोलेंगे इसको? नाभिकीय ऊर्जा। क्या ये समझ में आया? मास द्रव्यमान थ्योरी। सुनो, प्रकाश के साथ एनर्जी और मास का जब रिलेशन बताने की में समीकरण फिट करना चाहे, मतलब ऐसे कि ऐसे c², तो c जब ऐसे लिख दे E/m अंदर, ऐसे अगर विकल्प में दे दे तो ध्यान रखना ये निम्न में से कौन मास एनर्जी इक्वेशन पे सटीक बैठता है। तो दिमाग लगा लो सब तरह से। कैसे कैसे होगा बताओ? E = mc² को हम ऐसे लिख सकते हैं, E/m बराबर c² लिख सकते हैं, या E/m √c लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। या इस वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, ऐसे लिख सकते हैं। तो सोचो कि ऐसे वैल्यू को इस फॉर्म में लिखे तो क्या करोगे? 96 में ऐसा प्रश्न यूपीएससी ने पूछा था, ऐसे वैल्यू देके क्या करेंगे हम? पहले वैल्यू वाला प्रश्न पूछा जाता था, पहले 2000 के आसपास ऐसे पूछा जाता था। आसान है बट रिलेशन करना आना चाहिए। अभी इतना बराबर इतना, तो दिमाग लगाओ सी, और देखो कैसे होता था। लगाने वाले क्या दिमाग लगाए होंगे कि ई वैल्यू किसका होता है? कितना गहरा समझ लगा दिया इसमें, सी होता है। फिर बोला कि रूट को इधर करेंगे तो क्या करेंगे, या समझन मतलब जिसका कंसेप्ट क्लियर वो बोलेगा कि दोनों बगल स्क्वायर कर देते हैं, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? अब पता चला रहा, तो क्वेश्चन में आंसर था, उसमें लिखा था मास एनर्जी थ्योरी के संबंध में निम्न में से कौन सा वैल्यू सटीक है, मतलब सही है। तो समझ रहे हो कैसे अप्रोच लगाना है एमसीक्यू के लिए मेरे बच्चों? कुरुक्षेत्र में रणभूमि में जाने से पहले मनोभूमि में युद्ध लड़ना पड़ता है। समझ में आ रहा है कुछ? एमसीक्यू पे अप्रोच लगाने का अलग अलग तरीका होता है, ऐसे लगाएंगे थियरी से। अभी समझ में आया ये मास एनर्जी थियरी सबको आया? अब मैं जब बोलूंगा सापेक्षिता का सिद्धांत तो आप बोलेगा E² = mc², ये बोलना है आपको एक साथ सबको। सापेक्षिता का सिद्धांत, दिमाग को एक्टिव करो, पहले जल्दी बोलना है। रिलेटिविटी ऑफ थियरी, थियरी ऑफ रिलेटिविटी। मरियल की तरह मत बोलो, एनर्जी मतलब मुझे दिखना चाहिए एक बार। ऐसे ऐसे सुस्त, मतलब मजा आ रहा है तुम्हें, दिमाग एक्टिव नहीं है ना, इसका मतलब यह है कि बहुत सारी चीजें एक बार सोच रहे हो तुम। बोलना मास एनर्जी इक्वेशन। थोड़ा दिमाग को कंट्रोल किया था अभी एक बार और।
मास एनर्जी इक्वेशन, इतना सुस्ती ठीक नहीं है। तुम पानी वानी पिया करो, बीच बीच में ग्लूकोन डी वगैरह रखो। लड़कियां वैसे जब बोलने पे आते हो तो खूब बोलते हो, चुप ही नहीं होते। अभी इतना शांत, मुर्दा शांति से भरे हुए हो। चलिए, तो इतनी बात समझ में आ गई आपको? मजा आया? ठीक आया समझ में पूरा कंसेप्ट? टाइम हो गया? अच्छा, सनी जी आते ही तो समझ में आ जाता है कि टाइम हो गया। चलिए, तो ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन। क्या पढ़ेंगे? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अभी संरक्षण वाला अब पढ़ेंगे, तो कल हम पढ़ेंगे संवेग संरक्षण, और उसी में पढ़ेंगे ऊर्जा के बारे में, तमाम तरह के ऊर्जा में कैसे कोई निकाय पे काम करता है, एक सिस्टम पे। फिर पढ़ेंगे टक्कर। टक्कर सुना है? कोलिजन, जब एक चीज दूसरे चीज से टक्कर खाती है तो क्या होता है। फिर ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो कल हो जाएगा ये चैप्टर खत्म। लीवर,